ग्लोबल आई.टी. के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट की फिटर सेकेंड ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 14 करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो है पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना होगा www.globalit.org और इसमें आपको वेबसाइट पे जाएंगे तो और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। पीडीएफ वगैरह के अलावा सरकारी नौकरी वगैरह जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो आप वेबसाइट को एक बार जरूर ठीक से चेक करें, इसमें आपके बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आप अपने फ़ोन में जब globalit.org ओपन करोगे तो इस तरह से आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है उसमें राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें आएंगी। इस पर आप क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें हिंदी में लिखा हुआ होगा कोर्स। ठीक है, जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में फिर नया स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगा और उसमें 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आपको क्लिक करना है किस पर, फिटर थ्योरी पर। जब फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो अंदर 2 ऑप्शन मिलेगा, फिटर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। आप सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना, वहाँ आप जाओगे तो आपको नीचे स्लाइड करने पे जो भाग 14 है इसके अलावा पार्ट 13 तक की भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की गई है, जो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और जो ये वीडियोज हैं यह आपको YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गियर के एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देख रहे हैं 301 से शुरू हुआ है, इसका मतलब इसके पहले हम लोग पार्ट 13 तक 300 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 14 में 301 से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, यह आपको फिगर दे रखा है और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गियर के एफ के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसके पहले भी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया भी था कि ये जो गियर होता है, गियर का जो ऊपर वाला सर्कल होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अडेंडम सर्कल। इसे बोलते हैं अडेंडम सर्कल। जो बिल्कुल नीचे वाला सर्कल एक डॉटेड दिखाई दे रहा है, इस बिल्कुल नीचे वाले सर्कल को बोला जाता है डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल, आपको नाम याद होगा तभी आप सही से काम कर पाओगे। ठीक है, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अडेंडम ऊपर होगा या डिडेंडम। तो एक तरीका है, आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि आपकी जो ABCD शुरू होती है वो ए से शुरू होती है। ए से शुरू होती है ना, तो वैसे जो हमारी लाइनिंग भी होगी वो पहले ए वाले से आएगा। तो थोड़ा याद रहेगा आपको कि पहले अडेंडम रहेगा, डिडेंडम रहेगा। तो ए से ABCD शुरू होती है, तो हमारी जो लाइन भी है वो अभी किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा, मतलब अडेंडम सर्कल से शुरू होगा। और लास्ट वाला डिडेंडम सर्कल, या फिर इसको रूट सर्कल भी बोलते हैं। रूट का मतलब जड़ होता है, बेसिक होता है। भाई सबसे नीचे ये जड़ वाली लाइन है, बेसिक वाली है, इसलिए इसे डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। जो बीच वाली लाइन है इसको हम जो है पिच सर्कल भी कहते हैं, इसको पिच सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर दिख रहा होगा एक लाइन होगी, ऊपर अडेंडम सर्कल, बिल्कुल नीचे डिडेंडम सर्कल, बीच वाली पिच सर्कल। इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन जा रही है, जो यह वाली लाइन है हमारी। ठीक है, यह कौन सी है, तो वह होती है वर्किंग कार्यकारी गहराई का वृत्त होता है, वर्किंग डेप्थ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आती है बात जो एक्स पूछ रखा था। एक्स क्या पूछ रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का कहने का मतलब है अडेंडम सर्कल से और पिच सर्कल के बीच की जो लंबवत दूरी है वही पूछ रखा है क्या है। तो इसको हम कहते हैं अडेंडम। क्या बोलते हैं, अडेंडम। वैसे ही पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल तक की दूरी या रूट सर्कल, पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल तक की जो लंबवत दूरी होती है उसको बोला जाता है डिडेंडम। क्या बोलते हैं, डिडेंडम। ठीक है, अडेंडम हो गया हुआ और यह हो गया हमारा डिडेंडम। उसके बाद बात करें जो यहां से यहां तक की है, मतलब अडेंडम सर्कल से लेकर के वर्किंग डेप्थ सर्कल तक की जो लंबवत दूरी है यही हमारा होता है वर्किंग डेप्थ होता है, कार्यकारी गहराई होती है, जहां तक हमारा दाता काम करता है वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। अगर यही पूरी ले लें हम, पूरी का मतलब है कि जो हमारा अडेंडम सर्कल है और जो हमारा डिडेंडम सर्कल है या रूट सर्कल है, पूरी दूरी क्या होगी, तो यह कहलाएगी टोटल डेप्थ, कि टोटल गहराई कितनी है। क्या कहलाएगा, टोटल डेप्थ बोली जाएगी, कुल गहराई बोली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो डिडेंडम सर्कल बिल्कुल नीचे है और जो यह हमारा ये क्या क्लियरेंस वाला था जो वर्किंग डेप्थ सर्कल था,
वर्किंग डेप्थ सर्कल और ये जो डिडेंडम सर्कल है इसके बीच में थोड़ा सा जो गैप रह रहा है यह होता है हमारा क्या, जो छोटा सा गैप है यह होता है क्लियरेंस। ठीक है, ये क्लियरेंस हो गया। जो दांते होते हैं हमारे, इस दांते को मैं आधे पर से बांट दिया जाए तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह फेस कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है दांते का वह फ्लैंक कहलाता है। ऐसे ही जो यह ऊपर वाला हिस्सा है यह टॉप लैंड बोलते हैं और जो यह नीचे इसका बेस वाला हिस्सा है यह कहलाता है बॉटम लैंड। ठीक है, टॉप और बॉटम। और ये जो दांता था मैंने बताया दांते की हाइट को आधा आधा बांट दो तो ऊपर वाला हिस्सा जो साइड का वो फेस और नीचे वाला फ्लैंक। वैसे ही जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है इसको ले लीजिए और इस वाली लाइन को खींच लीजिए। यह जो चौड़ाई है चूंकि यह फेस वाला हिस्सा है तो यह क्या कहलाएगा, फेस विड्थ कहलाएगा। फेस विड्थ की फेस की चौड़ाई है। ठीक है, अगर हमें दांते का देखना हो कि दांते की चौड़ाई तो पिच सर्कल पे ली जाती है। दांते की यह जो होती है पिच सर्कल पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है टूथ विड्थ होता है, सॉरी टूथ थिकनेस, दांते की मोटाई होती है पिच सर्कल पे। और पिच सर्कल पे ही ये वाली चीज़ अगर ले ली जाए तो यह क्या हो जाएगी, दांते की चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से सभी पार्ट्स के नाम अलग अलग है तो आपको सब पता होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में पूछा था यक्ष के रूप में, तो यक्ष के रूप में क्या था, पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच की दूरी तो वह कहलाएगी एडेंडम और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका नाम ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन पक्का आता है, कन्फर्म है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको फिगर देख रहा होगा, एक गियर का फिगर देख रखा है और पूछ रहा है कि यह कौन सा गियर है। दरअसल ये जो गियर है हमारा, यह गियर बेवेल गियर का ही एक रूप है। किसका रूप है, बेवेल गियर का रूप है। बस इसके दांते क्या होते हैं, इसके दांते जो है स्पाइरल आकृति में होता है। इसकी भी जो मैंने बताया कि बेवेल गियर का ही रूप है और उसके दांते स्पाइरल आकृति में, जब दांते स्पाइरल आकृति में कटे होते हैं तो उसको बोला जाता है हाइपोइड गियर। कौन सा गियर बोलते हैं, हाइपोइड गियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कॉपर के अयस्क का नाम क्या है। अयस्क जानते हैं, अयस्क होता है एक तरह से एक अशुद्धि के रूप में होता है जिसको हम शुद्ध करके उसमें से कॉपर को निकाला जाता है। अयस्क क्या होता है, जिसमें से किसी भी पदार्थ को निकाला जाए। तो जब हम चट्टानों की खुदाई वगैरह करते हैं तो वहां से हमें अयस्क प्राप्त होते हैं। चट्टानों से खुदाई करने पे क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है। उस अयस्क को जब शुद्ध किया जाता है तब उससे हमें कॉपर या एल्युमिनियम, जिंक, जो भी जरूरत हो वो चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो सबके अलग अलग अयस्क होते हैं। तो जैसे ये कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर के अयस्क का क्या नाम है, तो जो कॉपर होता है वो मैलेकाइट से प्राप्त होता है। मैलेकाइट और पायराइट दो अयस्क होते हैं कॉपर के। पायराइट भी होता है, कहीं पे पायराइट भी लिखा होता है। ये दोनों किसके अयस्क है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। कॉपर का अयस्क क्या, मैलेकाइट। मैलेकाइट से हमें 55% तक कॉपर प्राप्त होता है जबकि पायराइट से हमें 32% कॉपर मिलता है। तो ये दोनों अयस्क किसके हैं, कॉपर के हैं। जो गैलेना होता है, गैलेना से क्या प्राप्त होता है, तो गैलेना से हमें लेड मिलता है। लेड का मतलब शीशा, ठीक है। ब्लेंड या फिर इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड या फिर ब्लेंड कहीं कहीं पे बोल दिया जाता है, ठीक है। ब्लेंड या जिंक ब्लेंड या फिर जिंकाइट, जिंकाइट, इन सब अयस्क से हमें जिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिंक प्राप्त होता है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, तो बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम। तो ये सारे अयस्क आपको पता होना चाहिए कि कौन से अयस्क से हमें कौन सी धातु प्राप्त हो रही है, ठीक है। गैलेना जो है, गैलेना को एक और नाम से जानते हैं, जो रासायनिक नाम है इसका लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड या फिर एक लेड ग्लांस भी होता है, इससे हमें शीशा प्राप्त होता है। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है।
जैसे चीनी हो गया, चीनी क्या पूछा जाए इसका क्या है, तो चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने से। तो आप कह सकते हो चीनी उगती नहीं है ना, गन्ना होता है, गन्ना को हम उसको जो है प्रोसेस करके उससे चीनी बनाते हैं। तो उसी तरह से यह भी है, मैलेकाइट या गैलेना या बॉक्साइट, इस रूपों में जो होता है कॉपर वगैरह मिलते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट के रूप में मिलता है, कॉपर जो है मैलेकाइट या पायराइट के रूप में मिलता है। उनको शुद्ध कर करके तब हमें वो धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सब चीजों को नोट करके इन्हें जरूर ध्यान रखें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है पीतल धातु के एलॉय कौन से हैं? पीतल धातु के एलॉय मतलब किससे हमें पीतल प्राप्त होता है? तो जब कॉपर और टीन मिलाया जाता है तो हमें मिलता है ब्रॉन्ज। क्या मिलता है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य धातु। ठीक है, और जब कॉपर और जिंक मिलाते हैं तो हमें मिलता है पीतल, मतलब ब्रास। और एक क्वेश्चन में पूछा भी था कि पीतल धातु को, तो मतलब कॉपर और जिंक को मिलाने पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारा हवाई जहाज वगैरह बनाई जाती है तो उसमें हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि व्यापक रूप से मतलब ज्यादातर हम हवाई जहाज वगैरह बनाने के लिए एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका, हल्का वजन। एल्युमिनियम वजन में हल्का होता है, इसीलिए उसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अयस्क गैलेना से निकाला गया धातु का क्या नाम है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गैलेना से हमें क्या प्राप्त होता है? सीसा। या सीसा किससे प्राप्त होता है? तो गैलेना से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देख रहे होंगे, लेड। लेड का मतलब सीसा। लेड या सीसा किससे? गैलेना से। अगर टीन हमें चाहिए होगा तो इसका अयस्क कौन सा है? तो टीन जो होता है वो टीन स्टोन से मिलता है। टीन का अयस्क क्या होता है? टीन स्टोन या कैसिटेराइट। कैसिटेराइट, ये सब चीजें जो नोट कीजिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपका 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। गैलेना से तो हमें लेड या सीसा मिल जाएगा। अगर टीन का पूछता कि टीन किससे प्राप्त होता है तो टीन स्टोन या कैसिटेराइट से प्राप्त होता है। मतलब टीन का अयस्क टीन स्टोन या कैसिटेराइट है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का अभी हमने बात किया था, मैलेकाइट या फिर पायराइट। इससे हमें क्या मिलता है? तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है। एल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? दरअसल बियरिंग बनाने के लिए हम लोग जो मेटल यूज करते हैं, बेबिट मेटल होता है, व्हाइट मेटल होता है, फास्फर ब्रॉन्ज होता है। ये सब जो मेटल होते हैं हम बियरिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइट मेटल, फास्फर ब्रॉन्ज, बेबिट मेटल। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि फ्रिक्शन बियरिंग। आप बियरिंग जानते होंगे, फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग दोनों बियरिंग होती हैं। तो फ्रिक्शन बियरिंग के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाएगा? तो फ्रिक्शन बियरिंग के लिए बेबिट मेटल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए बेबिट मेटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारा निकिल का। निकल लिखा हुआ है, निकिल होगा। निकिल का गलनांक क्या है? तो निकिल का जो गलनांक होता है वह इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ जगहों पे 1455 भी दिया होता है, 1455 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं 1455 होता है तो उसको सही करते, बट उसके नजदीक में कौन सा है? 1455 नहीं है ऑप्शन में ना, तो 1450 या 55 तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है, तो उसको सही कर लिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उस हिसाब से आप ऑप्शन में एडजस्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारे कृषि वाले औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल के द्वारा हम कृषि के औजार बनाते हैं? जैसे आपका हल है, हल का जो ब्लेड हो गया, जो भी कृषि में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, तो कृषि में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको बनाने के लिए मैग्नीज स्टील यूज किया जाता है।
कौन सी स्टील यूज करते हैं? मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है कृषि के उपकरण बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? स्टील के घटक के क्षरण को रोकने के लिए, क्षरण का मतलब जंग से बचाने के लिए, कोई स्टील का पार्ट है उसका कोरोजन होने से बचाने के लिए, कोरोजन मतलब जंग से सुरक्षा, तो किसी स्टील के पार्ट की जंग से सुरक्षा करने के लिए उस पर सीमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। कौन सा प्रोसेस करते हैं? सीमेंटेशन। जंग से सुरक्षा के लिए, स्टील के क्षरण होने के लिए, से बचाने के लिए, जंग से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। सीमेंटेशन प्रोसेस 3 प्रकार का होता है हमारा, सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग या क्लोरोराइजिंग भी कहीं बोलते हैं, क्लोरोराइजिंग या कैलोराइजिंग, और क्रोमाइजिंग। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सीमेंटेशन प्रोसेस किया जाता है सुरक्षा के लिए। सीमेंटेशन प्रोसेस 3 टाइप का है, सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग, क्रोमाइजिंग। तो यही क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे पूछ रखा है ना कि कैलोराइजिंग प्रक्रिया हम जब करेंगे उसकी सुरक्षा के लिए जंग से, तो कौन सा पाउडर यूज करेंगे? तो कैलोराइजिंग के लिए होता है एल्यूमिनियम पाउडर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो आपको तीनों ध्यान रखना है कि सीमेंटेशन प्रोसेस में 3 प्रोसेस है, तीनों में किसमें कौन सा पाउडर यूज किया जाता है। तो जो सेराडाइजिंग होता है इसमें जिंक पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जिंक पाउडर। और जो हमारा कैलोराइजिंग प्रोसेस है इसमें एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर। और जो लास्ट है हमारा क्रोमाइजिंग, इसमें क्या करते हैं? तो इसमें क्रोमियम पाउडर यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। किसका पाउडर यूज करते हैं? पाउडर की बात करेगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। क्रोमियम पाउडर किसके साथ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, याद करने का तरीका भी थोड़ा यहाँ से आप याद रख सकते हो। जैसे कैलोराइजिंग है ना, इसमें ला आ रहा है, एल्यूमिनियम में ला आ रहा है, मतलब ये दोनों एक ही है, कैलोराइजिंग एल्यूमिनियम। जैसे कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप ये नाम याद रखो, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। तो कैलोराइजिंग में भी ल है, एल्यूमिनियम में भी ल, मतलब कैलोराइजिंग में क्या यूज होगा? एल्यूमिनियम पाउडर यूज होगा। वैसे ही क्रोमाइजिंग, क्रोमियम, देखो क्रोम बिल्कुल आसान है, भूलेगा नहीं। क्रोमाइजिंग है तो क्रोमियम पाउडर, कैलोराइजिंग है, ल है तो एल्यूमिनियम पाउडर। अब सेराडाइजिंग बच गया तो तीसरा जिंक का केले बच गया तो उसका जिंक पाउडर हो जाएगा। तो 2 याद रहेगा तो तीसरा आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है? डीप ड्राइंग, डीप मतलब गहराई तक, ड्राइंग मतलब खिंचाव। तो गहराई का खिंचाव का मतलब हो गया जिसमें अधिक खिंचाव हो। डीप ड्राइंग मतलब जिसे अधिक खींच सके, जिसे अधिक फैला सके, वह कौन सा पीतल है? तो जिसे अधिक पीट करके फैलाया जा सकता है उसमें तन्यता का गुण होता है। किसका गुण होता है? तन्यता का। अगर किसी चीज में तन्यता का गुण ज्यादा है तो वह अधिक खींचा जा सकता है, अधिक फैलाया जा सकता है, उसकी अधिक पतली शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी पूछने की कोशिश कर रहा है कि डीप ड्राइंग मतलब किसे अधिक खींचा जा सकता है। अधिक कब खींचा जा सकेगा? जब उसकी तन्यता अधिक होगी। तन्यता अधिक होगी तो उतना ही अधिक उसे खींच के पतले शीट के रूप में फैलाया जा सकेगा। तो किसकी तन्यता अधिक होती है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वह होता है कार्ट्रिज ब्रास। कार्ट्रिज पीतल बोलते हैं, कार्ट्रिज ब्रास बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसकी तन्यता अधिक होती है, इसका मतलब इसे अधिक डीप ड्राइंग किया जा सकता है, इसको अधिक खींचा जा सकता है। ठीक है, तो कार्ट्रिज ब्रास क्या होता है हमारा? आप जानते हैं कापर और जिंक मिलाते हैं तो पीतल बनता है। कापर और जिंक मिलाने पे पीतल बनता है। उनकी परसेंटेज के आधार पर उनका नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे कापर हमारा 70% हो जाए और जिंक हमारा 30% हो जाए तब वो होता है कार्ट्रिज ब्रास। ठीक है, मूल पीतल है, मूल पीतल को कहते हैं बेसिक ब्रास भी बोलते हैं, बेसिक ब्रास। यह कब बनता है? तो जब हमारा कॉपर और जिंक मिलाया जाए, कॉपर 63% और जिंक 37%, तब वो होता है हमारा मूल ब्रास। ठीक है, या बेसिक ब्रास बोलते हैं। स्टैंडर्ड पीतल है, मानक का मतलब क्या? स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड ब्रास कब बोलेंगे? जब कॉपर हमारा और जिंक मिलाया जाए, लेकिन कॉपर 65% हो और जिंक 35%। जब इस रेशियो में मिलाया जाएगा तब क्या हो जाएगा? उसे स्टैंडर्ड ब्रास बोलेंगे। नवल ब्रास है या नवल कहीं कहीं पर भी बोलते हैं, नवल ब्रास। नवल ब्रास कब बोला जाएगा? इसमें भी हम कॉपर मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं और टीन मिलाते हैं। उसमें 3 चीजें मिली होती, कॉपर, जिंक, टीन। ठीक है, कॉपर हमारा, ठीक है, जो जिंक होगा वह 37% ही रहता है, कॉपर हो जाता है 62%, तो 62-37 1% जिंक हो जाता है। ठीक है, 63-37 था, वह भी जिंक 37% है, लेकिन कॉपर की मात्रा 1% कम हो जाती है, वह 1% टीन मिला दिया जाता है। तो जब कॉपर 62 हो, जिंक 37 हो, टीन 1% हो, तो उसे नवल ब्रास बोलते हैं। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे डीप ड्राइंग के लिए कौन सा होता है? वह कार्टिज ब्रास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए गए हैं? कौन सा इसमें से ब्रोंज मतलब कांस्य होता है? कौन सा ब्रोंज धातु है जिसमें एंटी फ्रिक्शन के गुण पाए जाते हैं? एक फ्रिक्शन होता है, एक एंटी फ्रिक्शन होता है। जिसमें फ्रिक्शन कम लगता है उसे एंटी फ्रिक्शन बोलते हैं, जो फ्रिक्शन का विरोध करे। तो वह होता है हमारा फास्फोरस ब्रांच। ऑप्शन जो सी है हमारा, फास्फोरस ब्रांच है, यह क्या करता है? इसमें एंटी फ्रिक्शन के गुण पाए जाते हैं। यह बहुत ही घर्षण विरोधी होता है। घर्षण विरोधी मतलब जो घर्षण का विरोध करे, घर्षण का विरोध करेगा तो वह एंटी फ्रिक्शन होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, फास्फोरस ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कपलिंग का नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके हैं, क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा था, रिपीट हो रहा है। तो यह कौन सी कपलिंग है? सब लोग पहचान रहे होंगे। ऑप्शन डी सही होगा, यूनिवर्सल कपलिंग। कौन सी कपलिंग है? यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है? देखिए मैंने अभी आपको ये सारी चीजें जो भी है सब बता रखा। पायराइट कॉपर का है, गैलेना किसका है? सीसा का है, लेड का है। ब्लेंड किसका है? तो ब्लेंड को जिंक ब्लेंड भी बोलती हैं। तो ब्लेंड जो है इससे हमें क्या प्राप्त होता है? जिंक। क्या प्राप्त होता है? जिंक। पायराइट से प्राप्त होता है कॉपर, गैलेना से प्राप्त होता है सीसा मतलब लेड, और बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है लेडेड गन मेटल में, गन मेटल आप लोग जानते होंगे कॉपर, जिंक और टीन। कॉपर 88%, जिंक आपका 2%, ठीक है, और टीन आपका 10%। तो कॉपर, जिंक और टीन, कॉपर, जिंक और टीन मिलाया जाता है तब हमारा बनता है गन मेटल। तो यहां पे लेकिन कह रहा है लेडेड गन मेटल। गन मेटल तो है लेकिन कौन सा है? लेडेड गन मेटल है। ठीक है, तो देखिए जब कॉपर 88% होता है, जिंक 2% और टीन 10%, जब यह होता है तो बनता है गन मेटल। जब यह रेशियो मिलाया जाए, कॉपर 88, जिंक 2 और टीन 10, तब बनता है गन मेटल। लेडेड कब बनेगा? इसका मतलब इसमें सीसा भी होना चाहिए। इतना मिला दिया हमने, गन मेटल बन गया, लेकिन अब लेडेड गन मेटल है, सीसा युक्त गन मेटल है, तो इसमें सीसा भी होना चाहिए। तो नीचे वाले ऑप्शन में देखिए कॉपर भी है, जिंक भी है, टीन है, इन तीनों को मिलाने पे मिल रहा था गन मेटल, और इसमें हमने मिला दिया सीसा भी। तो मतलब यह लेडेड गन मेटल हो गया या सीसा युक्त गन मेटल हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कॉपर 85% है, बाकी तीनों चीजें 5-5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? मतलब जिसमें कॉपर और जिंक मिलाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो आपको मालूम होगा, कॉपर और जिंक मिलाने पर बनता है ब्रास, पीतल। ठीक है, क्या मिलाने पर? कॉपर और जिंक। कांसा कब बनेगा? कांसा मतलब ब्रोंज, यह बनता है कॉपर और टीन को मिलाने पर। कॉपर जिंक मिलाया, ब्रास बन गया, पीतल बन गया। कॉपर और टीन मिला दिया, ब्रॉन्ज बन गया, कांसा। ठीक है, और गन मेटल कब बनेगा? जब कॉपर भी मिला दो, जिंक भी मिला दो और टीन भी मिला दो। जब कॉपर के साथ जिंक मिलाया तो पीतल बना, कॉपर के साथ टीन मिलाया तो ब्रॉन्ज बना, जब कॉपर के साथ जिंक और टीन दोनों को मिला दिया तो गन मेटल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा और जिंक की बात की जाता तो उससे क्या मिलेगा? पीतल। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान है, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, अब सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है, वहाँ आपको दिखा रखा है। यह आपका पावर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर से है, यह आपको दे रखा है। जो डॉटेड लाइन होती है और एक नॉर्मल होती है, नॉर्मल वाली जो होती है, मैंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आया तो वहाँ बताया था कि अगर ऊपर से एरो दे करके पूछे तो इसको बोला जाएगा क्या, फास्ट पुली, और अगर साइड से एरो दे के पूछे तो बोलते हैं क्राउन पुली। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो एरो पे डिपेंड करता है। और अगर इस वाले पे दे करके पूछे तो क्या बोला जाएगा, यही पूछ भी रखा है तो बोलते हैं लूज पुली। क्या बोलते हैं, लूज पुली। ये तीन चीजें। तो यहाँ पे साइड वाला पूछ रखा है तो भाई क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, लूज पुली। लूज पुली आपका ऑप्शन सी में है तो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। एलिगेटर मतलब कंघी नुमा। कई बार उसके फिगर भी दे करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह कौन से टाइप का फास्टनर है हमारा। फास्टनर मतलब दो बेल्ट को आपस में बांधने के लिए, दो बेल्ट को आपस में बांधने के लिए एलिगेटर टाइप हम फास्टनर यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिगेटर टाइप जो फास्टनर होता है तो किस धातु का उपयोग किया जाता है एलिगेटर टाइप फास्टनर को बनाने के लिए, तो वह होती है स्टील की सीट। कंघी नुमा मतलब इस टाइप से कुछ होता है, इसमें आगे ऐसे बना होता है कंघी नुमा, जिससे कि आपस में वो फंस जाते हैं, ठीक है। और इधर भी होगा वो फास्टनर, दोनों फास्टनर में क्या होगा, इधर भी ऐसे ही बना होगा कंघी नुमा टाइप का। इन दोनों को आपस में डाल देते हैं, मतलब इधर भी बेल्ट जुड़ जाएगा फास्टनर पे, इस फास्टनर पे भी इधर पट्टे को बेल्ट को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में फंसा देंगे। ये दोनों आपस में घुस जाएंगे तो इसके बीच में एक पतली सी पिन डाल देते हैं, ऐसे गोलाई में पिन होगी, डाल देंगे ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाए। तो जो जब पिन डाली जाती है इसमें, वह पिन किसकी बनी होती है, तो पिन जो बनी होती है वह बनी होती है माइल्ड स्टील के तार की। किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील के तार की बनी होती है। तो दोनों चीज ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछा था फास्टनर किसका बना होता है, तो फास्टनर बना होता है स्टील के सीट का। और अगर पूछिए जो हमारा एलिगेटर टाइप फास्टनर है, इसमें जो पिन डाली जाती है वो किसका बना होता है, तो पिन बना होता है माइल्ड स्टील के तार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यक्ष के द्वारा, थोड़ा सा बस ठीक है, यक्ष के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा, अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें यहाँ पे पूछ रखा था कि इसका क्या नाम है। अब देखिए इसमें इसका पूछ रहा है, इसीलिए मैंने सभी पार्ट के नाम बताए थे। इससे क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। अब अगर आप सबका नाम याद रख लेते हैं कि कौन से सर्कल को क्या कहते हैं, इन सर्कलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आप 100% बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आओगे। क्वेश्चन आना फिक्स है, गियर से क्वेश्चन जरूर आएगा, और खास करके ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। तो अब इसमें आप इस बार यहाँ का पूछ दिया कि यह कौन सा है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था इसे रूट सर्कल या फिर डिडेंडम सर्कल भी बोलते हैं। बताया था मैंने, रूट सर्कल या फिर डिडेंडम सर्कल। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डिडेंडम सर्कल ऑप्शन में नहीं है, रूट दे रखा है। डिडेंडम की जगह क्या, रूट दे रखा, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था किसका क्या कहते हैं, तो नाम जरूर ध्यान रखिए। एक दो बार फिगर बना के प्रैक्टिस कर दीजिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है। जो हमारा बेल्ट ड्राइव होता है उसमें जॉकी पुली यूज की जाती है। जॉकी पुली को एक और नाम से जानते हैं, आइडलर पुली। किस नाम से जानते हैं, आइडलर पुली, ठीक है। तो जॉकी पुली हम कब यूज करते हैं, तो दरअसल जो हमारा बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है, यहाँ पे लगी होती इस तरह से रॉड, और इस पे यूज किया जाता है हमारा जॉकी पुली, ठीक है। यह हमारा व्हील जो है इधर को घूमेगा, जिधर को घूमेगा तो यह वाला ऐसा इधर को खींचते हुए आएगा, ऐसे घूमेगा। इमेजिन करना है आपको, ऐसे घूमेगा जब यह, तो यह घूमेगा तो यह वाला ऐसे खिंचाव में आएगा, तो यह भी इधर को ही घूमेगा।
जब ये वाला हिस्सा खिंचाव में आएगा तो यह तनाव में रहेगा, यह जब बेल्ट घूम करके इसका हिस्सा ऊपर पहुंचेगा तो यह लूज हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा तनाव में रह रहा है, क्योंकि जब हमारी पुली है क्लॉकवाइज घूम रही है तो जो घूमेगी तो इस पर लपेटाएगा, जैसे रस्सी लपटाती है ना वैसे लपेट में आएगा। लपेट में आएगा मतलब खिंचाव में रहेगा, इसीलिए इसको टेंशन साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन साइड। और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये जब खिंचाव में आएगा तो ऊपर जब जाएगा तो भाई ऊपर तक खिंचाव में आएगा, नहीं तो लूज हो जाएगा। तो जो लूज वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं स्लैक साइड। क्या बोलते हैं? स्लैक साइड। तो जब पट्टा लूज होता है तो वह स्लिप ना करे, उसका टेंशन बराबर बना रहे, उसके लिए पुली पे क्या यूज करते हैं? यह वाली पुली यूज करते हैं जिसको बोला जाता है जॉकी पुली। क्या बोलते हैं? जॉकी, या फिर आइडलर पुली भी बोलते हैं। जॉकी या फिर आइडलर पुली बोला जाता है। यह टेंशन को बराबर बनाए रखता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि जॉकी पुली या आइडलर पुली किस साइड यूज करेंगे, टेंशन वाली साइड या स्लैक। स्लैक मतलब लूज वाली साइड। तो हमेशा जॉकी पुली या आइडलर पुली स्लैक साइड में यूज की जाती है। यह भी क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, किधर यूज किया जाता है? स्लैक साइड। तो यहाँ पे जो है बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया वह इसलिए लगाया जा रहा है जिससे बेल्ट स्लिप ना करे। बेल्ट स्लिप कब नहीं करेगा? जब बेल्ट में तनाव बराबर बना रहेगा, प्रॉपर टेंशन रहेगा तो स्लिप नहीं करेगा। तो इसका मतलब टेंशन बनाए रखने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, टेंशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, बाकी हमारा एक दूसरा चैनल भी है ITI यूज के नाम से, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और टेलीग्राम पे आप हमसे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे ग्लोबल ITI, वहाँ पर भी 22-23 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, क्योंकि एक दो फर्जी भी बने हुए हैं। जिसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा हो 23 हज़ार के लगभग, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, और वेबसाइट है globalitai.org, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ।